हेलो, मैं अरविंद शर्मा तैयारी कराता हूँ फिजिक्स और मैथ की 10th, 11th, 12th और IIT JEE के लिए। स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैथ्स में। आज हम डिस्कशन करने वाले थे सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसको सोल्व करने का तरीका, है ना। कि किसी भी दो आपके लीनियर इक्वेशन दिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं और इनको आपको सोल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, शुरुआत करते हैं। आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होती है। x का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। और कांस्टेंट टर्म ना भी हो तो भी, या इनमें से एक वेरिएबल ना भी हो तो भी, यानी कि जिसके पास x की पावर 1 हो या y की पावर 1 हो तो वो किस में आ जाता है, आपका लीनियर में। अगर इन दोनों में से कोई एक टर्म ना हो तो भी एक लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन कुछ ना कुछ होना जरूरी है। जैसे a1x इक्वल्स टू 0 का भी होना जरूरी हो सकता है, या b1y इक्वल्स टू 0 ये टर्म भी आपके लीनियर इक्वेशन में काउंट हो जाएगी। अगर आपका दूसरा वेरिएबल नहीं है तब भी ये आपकी लीनियर इक्वेशन में काउंट होगी। अगर आपका एक कांस्टेंट है, इसके पास एक कांस्टेंट दिया हुआ है, तब भी ये लीनियर इक्वेशन में काउंट होगी। लेकिन अगर आपका एक कांस्टेंट डायरेक्टली दिया है c1 इक्वल्स टू 0, हालांकि c1 ऐसी कोई टर्म होती नहीं जो डायरेक्ट 0 इक्वल्स टू 0 हो जाए, ये तो आपको 0 ही होना चाहिए, है ना। 0 इक्वल्स टू 0 ही होगा, तो c1 इक्वल्स टू 0 जैसी कोई टर्म बनेगी नहीं। तो जहां पर कोई ना कोई एक वेरिएबल हो, या फिर उसके साथ कोई कांस्टेंट हो, या फिर दो वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो, तो ये आ जाती है आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के अंदर। अब इसका हमें तरीका पढ़ना था सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्विंग इट। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिए, इनमें से किसी और दो वेरिएबल हैं। इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, दो वेरिएबल कौन कौन से, x और y। अब किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे इसमें से, या तो ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठाना है। और कौन सी इक्वेशन उठानी है, वो इक्वेशन जो दिखने में सिंपल लग रही हो। दोनों इक्वेशंस में से वो इक्वेशन पे सबसे पहले हाथ जमाना है जो हमें दिखने में सबसे सिंपल लग रही होगी। अब सपोज करते हैं हमारे पास हमें इक्वेशन नंबर 1 दिखने में सिंपल लग रही है, और वहां पर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है b1 या a1 वाली टर्म, जहां पर a1 और b1 इन दोनों में से जो भी छोटा हो, अधिकतर उस वाली टर्म को उठा लिया जाता है। या फिर ऐसा भी ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अगर और थोड़ा सा इसे इलेबोरेट करें तो a1x को क्या लिख सकते हैं, माइनस b1y माइनस c1। अगर यहां से x को y की फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, b1y माइनस c1 अपॉन a1। यहां से a1 नीचे आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, यहां पर हमारा जो एक वेरिएबल था x और दूसरा वेरिएबल क्या था y, तो पहले वाले वेरिएबल को x को हमने y की फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसी की जगह y को भी लिख सकते थे, y इक्वल्स टू माइनस a1x माइनस c1 अपॉन b1। आप यहां से y को भी उतार सकते थे, है ना। तो जो भी आपने वेरिएबल निकाला है, जो आपसे सिंपलेस्ट तरीके में सोल्व हो गया हो, उस वेरिएबल को आपको दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेना है। ओके, अब फिर क्या करना है, जो आपने वेरिएबल निकाला उस वेरिएबल को किस में भेज दो, इक्वेशन नंबर 2 में किसी एक को भेजना है। चाहे तो आप x को निकालो या y को निकालो। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, फाइंड वन वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ अनदर। ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालना है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2, ये तो आपने लिख लिया होगा ना। ये तो एक सिंपलेस्ट तरीका है।
अब हम दूसरे वाले पॉइंट पे जाते हैं। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में हम करते हैं कि जो वेरिएबल आपने निकाला, पुट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन इक्वेशन सेकेंड। अब वो जो आपने वैल्यू निकाली थी x की या y की, अपने दूसरे वाले वेरिएबल की फॉर्म में, उस वेरिएबल को इसमें पुट कर दो। चलो मैं a2 x की जगह पे पुट करके दिखाता हूं। हमने क्या निकाली थी? a1 की वैल्यू, x की वैल्यू, जल्दी बताओ यहां से क्या निकाली थी? -b1y माइनस c1 अपॉन a1। इतनी जल्दी बोलोगे? ऐसी भूलने की आदत मत डालो। -b1y माइनस c1 अपॉन क्या है? a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी, यहां पर केवल y है, x गायब हो गया। हमने गायब कर दिया, नहीं कर दिया? देखा, ये एक सिंपल सा तरीका था। हमने क्या देखा कि हमने दोनों तरफ जो इक्वेशन नंबर 2 है वहां पर y ले आए। हमने पहला वाला वेरिएबल खत्म कर दिया, x को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है? सोल्व करना है। अब इस इक्वेशन को आपको यहां से सोल्व कर लेना है। सोल्व कर लोगे, ये अभी तब दिख रही है जब आप a1 की, a2 की, b1 की जब यहां पर वैल्यू रखोगे ना, 3, 2, 4, 5, ये बहुत सिंपलेस्ट, बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3, स्टेप 1 और स्टेप 2 उतार लिया। अब हम बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, अब स्टेप 3 की मेथड। स्टेप 3 में चेक करना है। क्या चेक करना है? अगर जो हमने इक्वेशन लिखी उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड थी और एक राइट हैंड साइड थी, है ना? राइट हैंड साइड में हमने क्या देखा था? इक्वल्स टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड में ये आया था। या फिर ऐसी कोई इक्वेशन होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के राइट में कोई ना कोई टर्म होगी और एक इक्वल्स टू के लेफ्ट में कोई ना कोई टर्म होगी। अब ये देखना है, अगर इफ वेरिएबल एंड्स, वेरिएबल क्या हो जाते हैं? एंड हो जाता है वेरिएबल से, खत्म। जो आपने y वाली टर्म निकाली थी वहां से अगर कुछ ऐसा होता कि जो y की टर्म थी वो पूरी की पूरी तरह कट जाती, तब इफ वेरिएबल एंड्स, वेरिएबल पूरी तरह खत्म हो गया, यानी कि x एंड y जो भी आपने पुट करा वो डेस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? डेस्ट्रॉय। ओके, थानोस वाला डेस्ट्रॉय, ऐसे चुटकी बजाते खत्म। तो x एंड y डेस्ट्रॉय हो गया। अब x एंड y जब डेस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया पूरी तरह, तब वहां क्या बचेगा? सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेंगी, कांस्टेंट टर्म बचेंगी ना। अब कांस्टेंट टर्म भी आपकी कुछ ऐसे बचेंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड में बचनी है और एक आपकी राइट हैंड साइड में बचेंगी, और बीच में इक्वल्स टू का साइन रहेगा, है ना? अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म इक्वल है राइट हैंड साइड वाली टर्म के, आपके पास वहां दो वैल्यू बचेंगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तब उसके सॉल्यूशन आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने आने वाले हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब वे दोनों जो लाइन मानी थी हमने, जो लीनियर इक्वेशन मानी थी, वे लीनियर इक्वेशन कैसी होने वाली है? कोइंसिडेंट लाइंस होने वाली हैं। ये बात समझ में आई है? अगर उन दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू आई है, अगर वो इक्वल आई है, तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और कोइंसिडेंट लाइन आपके पास होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसी में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सपोज 18 आ गया और राइट हैंड साइड में आ गया आपका -16, तो इक्वल नहीं आई, है ना? उस केस में कितने सॉल्यूशन हुए आपके पास? अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती है, तब आपके पास कितने सॉल्यूशन हुए? 0 सॉल्यूशन। याद रखने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। जब कुछ मैच नहीं करेगा तो सॉल्यूशन क्या कैसे आएगा?
है ना, जीरो सॉल्यूशन बचा। ये कैसी लाइन हो गई फिर, पैरेलल लाइन। हमने बताया था ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस केस में आता है, कोइंसिडेंट लाइन, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चल रही हो, एक ही पास पर चल रही हो। जीरो सॉल्यूशन कब आता है, जब एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो, ट्रेन की पटरी की तरह, है ना, या इस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कॉन्स्टेंटली चल रही है, तो ये क्या हो गया, जीरो सॉल्यूशन। कहीं मिलेंगे ही नहीं। सॉल्यूशन जो समझ में आ रहा है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिले, इसमें हर जगह मिल रही है, देखो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां पर कहीं नहीं मिल रही है, जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड केस क्या आएगा, थर्ड केस क्या आएगा, जीरो सॉल्यूशन समझ में आया, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन को पैरेलल लाइंस बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर थर्ड केस ही आ जाता है, अगर इफ वेरिएबल स्टेज, जिंदा रह जाता है, मतलब जो आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करी, एक्स एंड वाई वैल्यूज स्टेज देयर, जिंदा रहती हैं, अलाइव रहती हैं। डेस्ट्रॉय की जगह हम लिखते हैं अलाइव, है ना, जीवित हैं। तब क्या करेंगे, तब आप एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और एक आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक आपके पास एक्स का मान आएगा और एक वाई का वैल्यू आएगी। उस केस में क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब वे एक दूसरे को ऐसे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो आपके पास कैसा सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन आया। जो अब तक हमने लिखाया है वो यही लिखा है कि अगर हमने जब वो सोल्व करा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वेरिएबल अगर हट गया, पूरी तरह से हट गया, एक्स और वाई खत्म ही हो गया, तो उसका आंसर या तो कोइंसिडेंट लाइन होने वाला है या फिर पैरेलल लाइन होने वाला है ना। कोइंसिडेंट लाइन कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। और पैरेलल लाइन कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसे उतारो या देखो, समझो कि क्या करना है ना। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अब तक हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, अब क्वेश्चन करने का वक्त आया है ना। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। दूसरी इक्वेशन दी है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब वो वाला मेथड चाहो तो आप पहले इस्तेमाल करके देख लेना, a1 इक्वल्स टू a2, b1 इक्वल्स टू b2, b1 अपॉन b2, ऐसे वाला जो था कि वो कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है, कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है ना। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, हम कोई सी एक इक्वेशन उठाते हैं जो आपको सिंपल लग रही हो, या ये लग रही हो चाहे ये लग रही हो, है ना। इस एक इक्वेशन को उठाएंगे और उसमें से एक वैल्यू को दूसरे वाले में पुट करेंगे। चलो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये बात समझ में आई है, जो इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब इसको कहां पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 2 के जहां पर जो भी वैल्यू आपने निकाली है उसमें, 6x नहीं है 6y है, ठीक। तो इसमें पुट करो 4, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 की बात, स्टेप 2 हम पुट करने वाले हैं 4 इंटू एक्स। एक्स कितना है, 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब जल्दी से 4 की मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 माइनस 3y प्लस 6y, 2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6y इक्वल्स टू 18। 6y से 6y कट गया, इधर क्या बचा 18 इक्वल्स टू 18। यहां से एक बात समझ में आई, एक तो आपका वेरिएबल खत्म हो गया, पहला केस वेरिएबल एंड हेयर का मतलब
स्टेप 2 में आपका वेरिएबल खत्म हो गया। अगर स्टेप 2 में आपका वेरिएबल खत्म हो गया तो ये आंसर किस में आने वाला है? ये आंसर या तो आएगा पैरेलल लाइंस या फिर आएगा कोइंसिडेंट लाइन। अब हमने बताया जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो आंसर क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया इसके। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आंसर कितना आता है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, ये दोनों लाइन कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस है। अब आप चाहो तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 करके सेटिस्फाई भी कर सकते हो। देखो A1 की वैल्यू 2/4 यहां पर रखते हैं, 2/4, B1 अपॉन B2 3, B2 कितना है? 6, 3/6, C1 अपॉन C2 9/18। देखो 2 2 जा 4, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इक्वल आ रहे। अब तीनों इक्वल आ रहे का मतलब कोइंसिडेंट लाइन। सिंपल सा तरीका। ये बात समझ में आई है? ये समझ में आया है? हमने केवल एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसे दूसरे में पुट किया, वहां पर देखा कि वेरिएबल जा रहा है नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल और नॉट, ये चेक करेंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 15। ये हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। अब इसको आपको चेक करके बताना है कि ये कैसा है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। ये अब हम अपना चेक करते हैं। पहले वाले से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में से एक वैल्यू निकालो, चाहो तो y की निकालो या x की निकालो, निकाल लेते हैं। यहां से इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, यहां से y निकालो, कितना आ रहा है? y इधर आ जाएगा, 3x माइनस 9 इधर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई? 3x माइनस 9। ये समझ में आएगा। इसे इधर ले गए, इसे इधर ले गए। अब इस वैल्यू को किस में पुट कर देना? इक्वेशन नंबर 2 में। चाहो तो x की रख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। अब y की जगह पर रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पुट वेरिएबल इन इक्वेशन 2। ये हमने जो स्टेप्स पढ़े थे उन्हीं के स्टेप्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, 9x माइनस 3y, 3 इंटू y की वैल्यू 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 15। देखो सोल्व करो, इसे कितना आ रहा है? 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27 इक्वल्स टू 15। इससे कट गया, इससे ये कट गया, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या, हमारे पास क्या आया? 27 इक्वल्स टू 15। क्या 27 इक्वल्स टू 15 होगा? लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई है? 27, राइट हैंड साइड कितनी आई है? 15। ये दोनों इक्वल नहीं होते। और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना आए और आपका वेरिएबल भी खत्म हो गया हो, अब हमारे पास फिर से वही केस आ गया, वेरिएबल एंड लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो कौन सा हो गया ये? जीरो सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन आए? जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन का मतलब कौन सी लाइन हो गई? ये पैरेलल लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। ये दोनों जो लाइन है आपकी, ये कैसे जा रही होगी? पैरेलल ही जा रही होगी। चाहे ऐसे जा रही है, चाहे ऐसे जा रही हो कर्व में, चाहे कैसे भी जा रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप अपना ज्योग्राफिकल मेथड से बना के देख सकते हो। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई है। हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसे दूसरे में रखा और सोल्व करके देख लिया। अब चाहे तो आप यहां से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 9 प्लस 3, 9 प्लस वाई अपॉन 3। अब इस वैल्यू को आप इसमें रख दो x की जगह पर, तो भी आपका सेम रिजल्ट आने वाला है ना। तो x और y की वैल्यू निकालो, इक्वल रखो। कितना सिंपल सा तरीका। सब्स्टिट्यूशन हम इसे क्यों बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं कि एक से दूसरे का सब्स्टिट्यूट निकाल कर उसे दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर देना। एक की वैल्यू दूसरे की टर्म में निकालो और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, दूसरी जगह पर फिक्स करके
कोई और वैल्यू निकाल लेना, फाइंड कर लेना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही तो होता है ना। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले, ठीक। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। फिर से अगर वही केस आ गया, हमें सिंपली इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करो, एक वैल्यू निकालो। यहां से चाहो तो आप y की वैल्यू निकाल लो, 5 माइनस एक्स, एक्स के लिए निकालोगे तो 5 माइनस वाई। जो आपने एक वेरिएबल निकाला उसे दूसरी जगह पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। जब आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा होगा तो y की जगह पर क्या आया होगा, 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16। सोल्व करो, 3x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल्स टू 16। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 5 होगा, ये माइनस माइनस प्लस का होगा। 3x प्लस एक्स 4x, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, 16 प्लस 5 में। 16 प्लस 5 कितना हो गया, 21। 4x इक्वल्स टू 21। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21/4। y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ जाएगी, 5 माइनस 21/4, 5 4 जा 20 माइनस 21/4। एलसीएम ले लेना अपने आप, -1/4। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 21/4। y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -1/4। मतलब x और y की केवल एक एक वैल्यू आपके पास आ रही है, और एक एक वैल्यू आ रही है मतलब एक ही तो सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो इन लाइंस को आप क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है, इससे आप पहले भी समझ सकते थे। जब आपका यहां पर वेरिएबल डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ, जब आपका वेरिएबल डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ तो आपका क्या आंसर आने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आने वाला है। वेरिएबल अगर डिस्ट्रॉय हो जाता, यहाँ पर 3x है, यहाँ माइनस का 3x आ जाता, 3x से 3x कैंसिल, तो आपको चेक करना पड़ता लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। वो भी एक तरीका था, ठीक है। ये बात समझ में आई है। इससे रिलेटेड हम कुछ नॉर्मल एज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, और आपके पानी में बहती बोट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। एज की कि किसी की एज कितनी ज्यादा है कम है, वो एंगल कितना ज्यादा है कम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और नंबर्स पे किस किस सीक्वेंस में क्वेश्चन बन रहे, वो या बोट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो हम एज वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं अपनी मर्जी से। रामू इज, यहां पे लिख लेते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ रामू इज 5 times द एज ऑफ कांति। कांति और रामू इसलिए लिया कि आजकल रामू पहले वाली फिल्मों में नाम रखा करते थे, अब नहीं रखता कोई भी। तुमने से किसी का नाम हो तो रियली सॉरी। रामू इज 5 times द एज ऑफ कांति आफ्टर 5 years। After 5 years, Ramu will be 4 times the age of Kanti. Find their present age. उनकी प्रेजेंट एज बतानी है कि अभी वो कितने साल के हैं, ना। अभी वो प्रेजेंटली कितने साल के हैं। हमने लेट किया कि रामू की जो प्रेजेंट एज है वो आर है, और कांति की प्रेजेंट एज है के। आर से रामू, के से कांति, याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो रामू की जो प्रेजेंट एज है आर, वो कांति की 5 गुना है। लोग ने 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 times ऑफ कांति। ये ठीक है, 5 into के। मतलब अगर कांति इस समय 10 साल की है तो रामू कितने साल का है, 50, है ना। 50 का हो जाएगा ना 5 times। अगर ये 15 की है तो 15 पंजे 75 साल का, 75 years old। 20 का तो 100 साल, है ना। तो उसी बिहाफ पे बढ़ रहा है। तो रामू की जो एज है वो 5 times है, 5 into के ऑफ कांति। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम बात करते हैं 5 साल बाद।
5 साल बाद। रामू अगर अभी 50 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 55। अगर 55 का है तो 60। अगर 70 एज के है तो 80, 75 के तो 80 के 85। उसी हिसाब से इनकी एज बढ़ रही होगी, 10 का 15, 15 का 20, 25 का 30, 5 साल। तो अगर इस इनकी प्रेजेंट एज रामू जी की है ना, प्रेजेंट एज आर है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी R+5। 5 ही तो ऐड कर रहे हैं ना। अगर 70 है तो 75 हो जाएगी ना, है ना। अगर कांति जी की बात करें तो 5 साल बाद इनकी एज भी तो 5 साल बढ़ जाएगी। आप अपनी एज से भी लगा सकते हो। अगर आप 12 साल के हैं तो 5 साल बाद 17 के हो जाएंगे, 14 के तो 19 के हो जाएंगे। तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर रामू विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ कांति। लो हमने 4 टाइम्स कर दिया। हमें क्या फर्क पड़ना है, 4 गुना रहे या 5 गुना रहे। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब ये 2 लीनियर इक्वेशन हो गई। अगर आप चाहो तो इन्हें x और y से भी कनेक्ट करके देख सकते हो। देखो y इक्वल्स टू 5x, y प्लस 5 इक्वल्स टू 4 टाइम्स x ऑफ x प्लस 5। क्या ये अब आपको देखने में टफ लग रही है नहीं लग रही है? बिल्कुल टफ लग रही होंगी। क्या ये वाली टफ लग रही थी? चलो जो भी टफ लग रहा है, अब आप क्या करते, अगर वहां पर होते तो जो हमने बताया था, सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल इनटू अदर। अब ये यहाँ पर +5 या -5 होता तो भी आपको उनमें से एक वैल्यू निकालनी होती, दूसरे में रख देते आप। देखो यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पर r की वैल्यू रख देते हैं। 5k + 5 इक्वल्स टू 4k प्लस 4 पंजे 20। ये 4k इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5k - 4k k, 5k - 4k k। ये 5 इधर जाएगा तो 20 - 5 15। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 15। हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई है 15। यहां से आप सोल्व करो, 20 - 5 15। अब k हमने क्या माना था जब शुरुआत की थी, r और k क्या है, r एंड k आर प्रेजेंट एज ऑफ रामू एंड कांति। तो कांति जो अभी है, कांति जो अभी है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 15 साल। आज के वैसे 15 साल के बच्चों के नाम कांति वगैरह तो नहीं रखते हैं ना। हाँ, तो जो भी है पसंद आए ना आए, फिर भी कांति हमने सोची। रामू की फिलहाल कितनी होगी, प्रेजेंट एज हमारी कितनी है 5 × 15 75 ईयर। तो रामू जी आपके कितने साल के हैं 75 साल के। तो ये बात समझ में आई होगी, जो कांति है आपकी वो 15 साल की है और रामू जी आपके 75 साल के हैं। तो ये आपको एक एज वाला क्वेश्चन समझ में आया है ना। इसकी जगह ऐसा भी बोल सकता था कि 5 ईयर लेटर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जैसे पांच साल बाद, आफ्टर 5 ईयर रामू एज विल बी 4 टाइम्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 टाइम्स द एज ऑफ कांति। और 5 year ago Ramu age was 5 times the age of कांति। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप कर पाओगे। एक सिंपलेस्ट वे में मैंने लिखने की कोशिश की है। तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है। क्या बतानी है, प्रेजेंट एज। अभी उन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, हमने वही मानना है, आर और के। जल्दी बताओ, ये हो जाएगा प्रेजेंट एज रामू की आर, कांति की के। अब देखो 5 साल बाद, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद लो, 5 साल बाद कर दी, R+5, ये k +5 हो जाएगी। कितनी है 4 गुना 4 की मल्टीप्लाई करती। इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
दूसरी क्या है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, लो r-5 कर दिया, कितनी 5 गुना 5 टाइम्स ऑफ k-5, लो ये भी हो गया। तो यहां से आपकी r और k में एक रिलेशन आया। आप चाहो तो यहां से r की वैल्यू निकाल के इसमें रखो, इस r की वैल्यू निकाल के इसमें रखो, आपको क्या आंसर आ जाएगा वो आप मुझे कमेंट में करके बता देना। ठीक है, सिंपल है, हो जाना चाहिए। तो हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हैं। जिस पथ पर हम सभी के लिए प्रदर्शित करना चाहते हैं वो ज्ञान का पथ, शायद हम उस पर चल पाए और शायद आप हमारा समर्थन कर पाए। कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो चल ही रहे हैं। तो एज वाले क्वेश्चन आपको समझ में आने शुरू हो गए होंगे, है ना। तो इससे हम और क्या समझ सकते हैं, बिगर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल is 18 degree less than the smaller angle. Find both angles. तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कैसे होगा, बिगर एंगल एक स्मॉलर एंगल, दोनों दिए हैं। बड़ा वाला जो एंगल है, हमने दो एंगल माने, एक एक्स एक वाई, ठीक है। हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग ठीक है, एक बार बताना मुझे। तो सप्लीमेंट्री एंगल के केस में दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। चलो 90 डिग्री हमने ले लिया। और क्या दिया है कि एक एंगल जो हमने बड़ा माना है, बड़े वाला एंगल 18 डिग्री लेस है। 18 डिग्री लेस है, लेस होगा मोर होगा, मोर, मैं भी कुछ भी ले लेता हूं, यहां पे स्मॉलर एंगल आना था। चलो 18 डिग्री मोर देन द छोटे वाले एंगल से, है ना। बिगर एंगल इज 18 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। यहां से आपके पास दो वैल्यूज आ गई, 1 और 2। एक्स प्लस वाई का सम कितना, 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस 18। ये हमारे पास दो वैल्यू हो जाती है। चाहो तो आप इन्हें यहां पर पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक की वैल्यू दूसरे में एक रखो, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पर कितना आया, 2y इक्वल्स टू 19 माइनस 18। 19 माइनस 18 कितना आ रहा, जल्दी सब्ट्रैक्ट करो, 72। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 36 डिग्री। यहां पर डिवाइड करोगे, 2y इक्वल्स टू 72, y की वैल्यू आ गई आपकी 36 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर वैल्यू रख दे, x की वैल्यू y प्लस 18, 36 प्लस 18। अब इसमें वैल्यू रखो, कितना आ रहा है, 14, 8 से 14, 4, 1, 3, 4, 5, 54 डिग्री। मेरी भी मैथ ठीक होगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्री, है ना। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। अब दोनों का सम चेक कर लो, यहाँ पर 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है सब्स्टिट्यूशन में। इसके आगे हम अपने रिपोर्ट में देखेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं, है ना। तो आप तैयारी करिए, आगे बढ़िए, गुड लक।